पर सभी प्रॉपर्टी का ट्रेंड आप, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखो प्रॉपर्टीज बहुत तरह की होती है, कुछ इंडिविजुअल एटम की होती है, कुछ आपके ग्रुप ऑफ एटम्स की होती है, कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो सारी प्रॉपर्टी का आपको ट्रेंड नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इन्हीं का ट्रेंड जो है आपको क्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप पढ़ना है इस यूनिट में। कुछ और प्रॉपर्टी का ट्रेंड जो होगा वो अब जब रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स आप पढ़ोगे एलिमेंट्स के, लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहां पर आपको पढ़ाई जाएंगे। बट जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, उनका ट्रेंड आपको इस यूनिट में पढ़ना है। उसमें सबसे पहला आता है एटम एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज which is also referred as a atomic radius। क्योंकि देखो क्वांटम मॉडल में आपने क्या देखा कि वी एज्यूम कि एटम इज ए स्फीयर। क्वांटम मॉडल में एटम को एक 3 डायमेंशन स्फीयर के फॉर्म में एज्यूम किया गया। तो अब आपको पता है कि स्फीयर का साइज का मीनिंग होता है रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज मींस रेडियस ऑफ एटम, दैट वी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बट एटॉमिक रेडियस को जब आप डिफाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे? जैसे स्फीयर, इसको आप 3 डायमेंशन स्फीयर लेके चलो, तो सेंटर ऑफ स्फीयर से जो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस होता है इसको आप रेडियस कहते हो। तो यहाँ पर एटम के केस में सरकमफेरेंस का मीनिंग हुआ लास्ट या आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां तक आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेडियस ऑफ एटम और एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज को पहले आप डिफाइन करोगे, सो दिस इज डिस्टेंस, this is the distance from center of nucleus, center of nucleus to outermost energy cell, outermost energy cell containing electron। न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मस्ट मींस दिस इज द लास्ट एनर्जी सेल जहां तक इलेक्ट्रॉन आपके फिल हुए एटम में। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जिस लास्ट एनर्जी सेल तक आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, फिलिंग करते हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वहां तक के डिस्टेंस को जो लेते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। जैसे मान लो कि अगर आपने सपोज करो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3। इस केस में क्या है, सेकेंड सेल इसकी आउटरमोस्ट सेल। तो नाइट्रोजन के एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से सेकेंड सेल तक की डिस्टेंस जो वैल्यू होगी दैट विल टेकन एज ए रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, बट यहां पर प्रॉब्लम ये था कि एटॉमिक रेडियस की मेजरमेंट आप एक्यूरेटली नहीं कर सकते। इसके कई सारे रीजन थे। तो जैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड, cannot be measured accurately और precisely। इट मीन्स कि जो भी आप रेडियस मेजर करते हो किसी भी एलिमेंट के एटम का, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। दिस इज ओनली द एस्टिमेशन है। इट मीन्स जैसे आपने देखा ना क्वांटम मॉडल में कि आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। यू ऑलवेज मेजर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन पॉइंट, जो कि 100% नहीं है, इट इज मोर देन 90%। ये सिर्फ एक गेस वर्क है। तो उसी तरह से एटम के साइज को एक्यूरेटली या प्रिसाइजली आप मेजर नहीं कर सकते। अब इसके कई रीजन। अब रीजन नंबर 1, रीजन क्या है कि क्यों हम एटम के साइज को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते? तो फर्स्ट रीजन आपका ये आता है, जैसे कि आपने देखा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्यूरेटली आप
एक्सप्रेस नहीं कर सकते या डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो एटॉमिक रेडियस भी आपका डिटरमाइन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिफ्यूज स्टेट में, और किसी भी पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वैल्यू जीरो नहीं होती, चाहे आप कितना भी लार्ज डिस्टेंस पर चले जाओ। ये एक तरह से क्या है, एक डिफ्यूज क्लाउड है। ठीक है, आपने सिर्फ जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट को ज्वाइन किया है और इसको आपने मान लिया है आउटर मोस्ट शेल। मे बी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके आगे भी हो, बट यहाँ पर ये मैक्सिमम मुझे पॉइंट दिख रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट को ज्वाइन करके ये मैंने एटम की एक आउटर बाउंड्री क्रिएट की है, बट ये डिफ्यूज बाउंड्री है। तो पहला पॉइंट यही होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सराउंडिंग द एटम, surrounding the atom is not sharp but diffused है। डिफ्यूज का मतलब कि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि एटम के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शार्प नहीं है, डिफ्यूज्ड स्टेट में। तो इसलिए एटम के साइज को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये दिया जाता है कि एटम इतनी स्मॉलर एंटिटी है कि आप एक सिंगल एटम आइसोलेट ही नहीं कर सकते, और जब सिंगल एटम आप आइसोलेट नहीं कर सकते तो हाउ यू आर मेजरिंग द रेडियस ऑफ एटम। तो दूसरा पॉइंट यही दिया हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल एटम फॉर मेजरिंग द रेडियस। अब देखो इस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, आप उसके सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। आप जब भी एक छोटा से छोटा भी उसका सैंपल बनाओगे उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम होंगे, तो आप कभी भी एक पार्टिकुलर एटम को लेकर रेडियस मेजर ही नहीं कर रहे हो, आप एक बंच ऑफ एटम से रेडियस मेजर कर रहे हो। तो अब उस बंच में एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम के कॉम्बिनेशन को लेकर जब आप मेजर कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं एरर होगा ही होगा। मीन दैट इज ए नेचुरल वे कि आपकी उस मेजरमेंट में एरर होगा, बिकॉज देयर इज नो सिंगल एटम। अगर सिंगल एटम आइसोलेट करते तो शायद ये एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल होता। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सराउंडिंग द एटम वो शार्प नहीं है, वो डिफ्यूज स्टेट में है, तो इसलिए मेजरमेंट कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। दूसरा पॉइंट था कि आप सिंगल एटम आइसोलेट नहीं कर सकते मेजरिंग द रेडियस, तो इसका मतलब जब भी आप मेजर करते हो किसी ना किसी ग्रुप से, और उस ग्रुप में जब भी आप मेजर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मेजरमेंट में एरर होगा ही होगा। और तीसरा जो रीजन दिया गया, थर्ड रीजन ये था कि जब आप ग्रुप से मेजर कर रहे हो, यानी सपोज करो कि बहुत सारे एटम एक जगह पर है, तो हर एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे ये देखो एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, मे बी इसके जगह पर साथ में दूसरा है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम नेचर ऑफ चार्ज से हैं, तो इनके बीच में क्या हो, रिपल्सिव फोर्स अराइज होगा। अब रिपल्सन से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ओरिजिनल स्टेट से शिफ्ट होंगे, मे बी इनवर्ट। तो इसका मतलब ये शिफ्टेड स्टेट में मेजर किए जा रहे हैं, तो जो कि इनकी एक्यूरेट पोजीशन नहीं है, वह चार्ज के रिपल्शन की वजह से शिफ्ट हो गए, और ये शिफ्टिंग एक तरह से अनएक्यूरेट मेजरमेंट दे रही है। तो ये भी एक पॉइंट बना कि सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वन एटम, one atom is affected by presence of other atoms। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियस जो है चेंज होगा इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। एक पार्टिकुलर ग्रुप से मान लो किसी और ग्रुप में गए, मान लो कि सराउंडिंग में एक या दो एटम है तो कम रिपल्सिव फोर्स हुआ। किसी दूसरे एनवायरमेंट में ग्रुप के अंदर बहुत सारे एटम, काफी क्लोज में एटम है, तो मे बी वहां पर शिफ्टिंग या इनवर्ट जो शिफ्टिंग होगी क्लाउड की वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे केस में आपके सेम एटम का रेडियस अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग हो सकता है।
तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी एलिमेंट के एटम के रेडियस को आप एक्यूरेटली या प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब भी मेजर होगा ये कहीं ना कहीं एक एस्टिमेशन होगा। इट मींस कि दैट इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस। यस बेटा, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि व्हाई द एटॉमिक साइज इज नॉट एक्यूरेट। हाँ बेटा, यस सर। तो ये देखो, इसका मतलब जब भी आप रेडियस मेजर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से एक अनसर्टेनिटी उसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा पॉइंट था कि सिंगल एटम का रेडियस मेजर करना और भी डिफिकल्ट था क्योंकि सिंगल एटम आइसोलेट नहीं हो सकता था। अब प्रैक्टिकली हमने अलग अलग मेथड से एटम के रेडियस को मेजर किया, जिसके लिए हमने एक्सरे या स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड यूज किए। और मेजरमेंट के मेथड के व्यू से एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स के लिए गए। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट वी हैव द एक्सक्यूज मी 3 सर। टाइप ऑफ रेडियस। यस बेटा। नहीं सर, कुछ नहीं, वो मतलब लास्ट वाली लाइन देखनी थी। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ method of measurement we have 3 type of atomic radius। 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब ये देखो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है कोवैलेंट रेडियस। सबसे पहले आता है कोवैलेंट रेडियस। सेकेंड टाइप होता है वांडर वाल रेडियस। एंड द थर्ड इज मेटालिक रेडियस। So we have the 3 type of radius on the basis of method applied for the measurement। तो ये आपके 3 टाइप के रेडियस होते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करें और फिर इसके बाद इनका ट्रेंड आपको ऑब्जर्व करना है कि गिवन ग्रुप में या पीरियड में ये ट्रेंड कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका कोवैलेंट रेडियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, फर्स्ट जो है आपका कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस देखो आपका डिफाइंड होता है कि half the distance between nuclei of two covalently bonded atoms of same element। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट रेडियस कि सेम एलिमेंट के दो एटम जब कोवैलेंटली बाउंडेड होते, जैसे मान लो Cl का हमें रेडियस मेजर करना है, तो इसके लिए हम वी आर टेकिंग द Cl2 मॉलिक्यूल। अब Cl2 मॉलिक्यूल में क्या आपके दो क्लोरीन एटम एक दूसरे से कोवैलेंटली बाउंडेड रहते। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ बॉन्डिंग में कि एटम दो तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं विथ सिमिलर और डिफरेंट आइटम के साथ। तो यहाँ पर Cl2 में दोनों क्लोरीन आइटम है और ये दोनों क्लोरीन आइटम अपने आउटर मोस्ट शेल को शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का मतलब कि दोनों की आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप होगी। तो ओवरलैप होने के बाद ये आपका पिक्चर एराइज होगा। यहाँ पर ये फर्स्ट क्लोरीन आइटम है, ये दूसरा है। इसके न्यूक्लियस को यहाँ पर शो किया गया, इसके न्यूक्लियस को यहाँ पर शो किया गया। और कोवैलेंटली बाउंडेड स्टेट में अगर दो एटम कोवैलेंटली बाउंडेड है तो दोनों के न्यूक्लियस के इन बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। इट मींस कि दैट इज द लेंथ ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई। जिन एटम
जो एटम बॉन्डेड है उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो यहां से देखो एक तरह से कोवैलेंट रेडियस जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि जितना ये बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कर दो, तो दैट बिकम द रेडियस ऑफ एटम एंड दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। सो बॉन्ड लेंथ का मतलब हुआ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो अगर इस तरह से मेजर होता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस जिसके लिए आप उसके मॉलिक्यूल को यूज करते हो विच कंटेनिंग द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन कोवैलेंट बॉन्डेड स्टेट, और फिर आप दो एटम के कोवैलेंट बॉन्डेड स्टेट में न्यूक्लियस के इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है जिसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है, उसको अगर मेजर करके उसका हाफ करो, उसकी हाफ वैल्यू लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट रेडियस, और ये जनरली नॉन मेटल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। यानी नॉन मेटल एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियस जो होता है वो जनरली कोवैलेंट रेडियस ही होता है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से दूसरा जो आता है वांडर वाल, सेकेंड जो है वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस डिफाइन कैसे होता है कि दिस इज अगेन हाफ द डिस्टेंस, half the distance between nuclei of two neighboring similar नॉन बॉन्डेड, ये बॉन्डेड नहीं होंगे, जैसे ऊपर आपने देखा बॉन्डेड स्टेट में थे, ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में, टू नेबरिंग सिमिलर नॉन बॉन्डेड आइटम्स और टू एडजेसेंट आइटम्स or two adjacent atoms belonging to two neighboring molecules। अब इसको इस तरह से समझो, यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट दिया गया, या तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू नेबरिंग सिमिलर नॉन बॉन्डेड एटम और टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो हमें Cl का ही रेडियस मेजर करना है, ऊपर आपने Cl2 से मेजर किया, अब यहाँ पर हम एक Cl2 के जगह पर दो Cl2 लेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम दो Cl2 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं। यहाँ पर दो क्लोजेस्ट Cl2 मॉलिक्यूल लिया गया। अब देखो इच Cl2 में आपके दो Cl एटम है जो बॉन्डेड स्टेट में। अब यहाँ पर कंसीडर करो ये दोनों Cl बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, ये नॉन बॉन्डेड हुआ, तो इस केस में इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके उसका हाफ करो। हालांकि ये गैप मैंने ज्यादा दिखाया है, इतना गैप नहीं होता है, बट ये गैप मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल आपके क्लोजेस्ट होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, इतना डिस्टेंस पर होंगे मे बी, या थोड़ा और भी इससे कम होंगे। इस तरह से दो Cl2 मॉलिक्यूल लोगे आप, और इन दोनों के दो एडजेसेंट क्लोरीन आइटम के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके उसका हाफ करोगे, तो दैट विल टेकन एज ए रेडियस ऑफ क्लोरीन आइटम। तो अगर इस वे में किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक रेडियस मेजर किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियस। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताओ, आपने पीछे वाले मेथड में देखा कि कैसे हमने क्लोरीन का रेडियस मेजर किया। दो बॉन्डेड स्टेट में क्लोरीन लिया और बॉन्डेड स्टेट के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके हाफ किया, दिस इज योर कोवैलेंट। और यहाँ पर हमने दो नॉन बॉन्डेड क्लोरीन आइटम लिया जो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करके, इनके न्यूक्लियस के इन बिटवीन के डिस्टेंस को मेजर करके उसका हाफ किया। ऑब्वियसली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो प्रीवियस रेडियस से क्या होगी, यानी अगर आप क्लोरीन के लिए ही वान डेर वाल रेडियस अगर आप मेजर करते हो तो दैट इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस।
यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सेम एलिमेंट के लिए अगर हम दोनों रेडियस मेजर करें तो ऑब्वियसली वंडर वाल रेडियस जो उसका होगा वो कोवैलेंट रेडियस से हायर होगा, लार्जर होगा या नहीं होगा? देखो सर एक बार जो क्लोरीन, आपने जो बॉन्डेड क्लोरीन के मॉलिक्यूल वाला है वो एक बार बता दो सर, तो अपने देखो डायग्राम दोनों में में। यहाँ पर देखो आपने क्लोरीन का रेडियस एक Cl2 मॉलिक्यूल से मेजर किया, एक Cl2 में दो क्लोरीन एटम बॉन्डेड स्टेट में, ओवरलैप्ड स्टेट में। तो यहाँ पर जो इनके न्यूक्लियस के इन बिटवीन का डिस्टेंस मेजर करोगे और यहाँ पर जहां पर दो क्लोरीन एटम नॉन बॉन्डेड है इस तरह से, तो यहाँ पर अगर इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करोगे तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस प्रीवियस डिस्टेंस से क्या होगा, लार्जर होगा। तो अगर बॉन्डेड स्टेट के एटम के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को मेजर करके हाफ किया जाता है तो वह कोवैलेंट रेडियस होता है। और अगर हम नॉन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के इन बिटवीन के डिस्टेंस को मेजर करके हाफ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वंडर वाल रेडियस। ऑब्वियसली वंडर वाल रेडियस में एटम जो है नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में कुछ इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है, ये ओवरलैपिंग कंडीशन में होता है। तो डेफिनेटली यहाँ वाली जो वैल्यू आएगी वह यहाँ वाली वैल्यू से क्या होगी, लार्जर होगी। तो इसलिए सेम एलिमेंट के लिए वंडर वाल रेडियस विल बी लार्जर देन इट्स कोवैलेंट रेडियस। जैसे अगर आप क्लोरीन के लिए अगर आप लेते हो, क्लोरीन के केस में क्लोरीन का वंडर वाल रेडियस जो होता है वह 1.8 एंगस्ट्रम होता है, और सेम इसी क्लोरीन के लिए इसका कोवैलेंट जो रेडियस होता है, कोवैलेंट रेडियस की वैल्यू जो होती है वो 0.99 एंगस्ट्रम होती है। अब आप इसी से गेस कर लो, ये तो थ्योरेटिकल मैंने बताया कि ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर एटम ओवरलैपिंग नहीं है और यहाँ पर एटम ओवरलैप्ड है। ओवरलैप होने से क्या होगा, न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस थोड़ा सा डिस्टेंस पर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करते हो तो दैट इज लार्जर देन द डिस्टेंस मेजर इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्डेड स्टेट। इसलिए कोवैलेंट रेडियस की वैल्यू वंडर वाल रेडियस से ऑलवेज लोअर होगी। अब ये क्लियर है बेटा? यस सर। यस। उसका रीजन क्या है, कोवैलेंट रेडियस में एटम ओवरलैप्ड स्टेट में होते हैं, बट वंडर वाल में क्या है, दे आर नॉन ओवरलैप्ड स्टेट। सो इसलिए वंडर वाल के केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू कोवैलेंट स्टेट के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से लार्जर होगी। तो इसलिए यहाँ पर जब आप हाफ करोगे, हाफ क्यों किया जाता है, फॉर्मली होता है कि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो वो एटम के बाउंड्री की लेंथ देगा, एंड दैट इज द एटॉमिक रेडियस। क्योंकि मैंने बताया कि एटम का रेडियस कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तीन चार रीजन जो हमने पीछे लिखे वो रीजन है कि सिंगल एटम आइसोलेट ही नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री जो है वो शार्प नहीं है, बाउंड्री वो डिफ्यूज है। तो ये बहुत सारे रीजन है। तो ये ऑलवेज गेस होता है, एस्टिमेट होता है। तो ये अलग अलग वे में एस्टिमेट होता है, इसलिए ये अलग अलग टाइप के रेडियस बनते हैं। तो ये था आपका वंडर वाल रेडियस। अब एक थर्ड है आपका मेटालिक रेडियस। ये मेटल आइटम के लिए यूज होता है जनरली। सो थर्ड आपका है मेटालिक रेडियस। सबसे पहला पॉइंट है कि ये यूज होता है फॉर मेटल आइटम्स के लिए, यूज फॉर मेटल आइटम्स। ओके, which are assumed to be closely packed as spheres in metallic crystal. That means metal atoms are touching to each other, not overlapped.
तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहली बात है कि मेटल आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, और ये जूम किया जाता है कि मेटल स्फीयर जो होते हैं वो एक गिवन शेप में एक दूसरे के साथ क्लोजली टच करते हुए होते हैं, ये क्लोजली टच करते हुए एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से आपके मेटल आइटम, जो मेटल का शेप होता है जिसको हम क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं, तो क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर मेटल के सारे आइटम जो है इस तरह से टचिंग स्टेट में होते हैं, बट दे आर नॉट इन ओवरलैप्ड स्टेट। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है मेटालिक क्रिस्टल में। अब इस केस में क्या होता है कि दो टचिंग एटम, एटम ऑफ सिमिलर सिमिलर मेटल आइटम के न्यूक्लियस के इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके आप जनरली हाफ करते हो, तो दैट बिकम द मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस डिफाइंड होता है कि इट इज half the distance between nuclei of two adjacent, यानी जो एक के साथ आ रहे हैं adjacent metal atoms in crystal lattice. In crystal lattice of metal is called metallic radius. तो ये metallic radius की डेफिनेशन है। तो मेटालिक रेडियस में आपके मेटल आइटम एक दूसरे को टच करते हैं, दे आर नॉट इन ओवरलैप्ड स्टेट, ठीक है। सो डेफिनेटली इसकी वैल्यूज होगी दैट विल लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। तो अगर आप तीनों तरह के रेडियस में कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा होता है वंडरवॉल रेडियस। अगर एक ही एलिमेंट के लिए तीनों तरीके से आप अगर रेडियस मेजर करते हो, यानी तीनों टाइप ऑफ रेडियस मेजर करते हो, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद आएगा मेटालिक रेडियस, और सबसे लोअर होगा कोवैलेंट रेडियस। अब यहां पर देखो, अंडरस्टैंड करो ग्राफ से कि ऐसा क्यों होगा। वंडरवॉल के केस में एटम्स होंगे, दे विल बिलोंगिंग टू आइदर टू नेबरिंग एटम लिया जाता है, बट नेबरिंग एटम के इन बिटवीन कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप होता है, इस तरह से आइदर दे इंडिपेंडेंट एटम और दे मे बी बिलोंगिंग टू टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। इस केस में क्या होगा कि दे विल बी टचिंग टू ईच अदर बट दे आर नॉट इन ओवरलैप्ड स्टेट। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके सिमिलर आइटम ओवरलैप्ड स्टेट में होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन तीनों जगह पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो आप गेस कर सकते हो कि कहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, कहाँ पर सबसे कम होगी। ये मैंने इसीलिए देखो डायग्राम आपको दिखा दिया, इससे क्लियर हो जाए। ये दो मैंने स्फीयर जो ड्रॉ किए वो सिमिलर एटम के, तो वांडरवॉल के केस में ये सिमिलर एटम क्लोजली अप्रोच पर होते हैं बट दे आर नॉट टचिंग और ओवरलैपिंग। मेटालिक के केस में दे विल बी टचिंग, दे आर जस्ट टचिंग टू ईच अदर, उनकी आउटर मोस्ट सेल एक दूसरे को सिर्फ टच करती है, इट विल नॉट ओवरलैप। बट कोवैलेंट के केस में इट विल ओवरलैप। अब आपको पता है कि दो टचिंग और अप्रोचिंग और ओवरलैपिंग सिमिलर एटम के न्यूक्लियस के इन बिटवीन डिस्टेंस को अगर हम मेजर करके हाफ करें तो दैट इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस। तो ये तीनों टाइप के रेडियस की एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के थ्रू, और इसके बेसिस पर आप थिंक कर सकते हो कि किस रेडियस की वैल्यू एलिमेंट के लिए हायर होगी और किसके लिए लोअर होगी। नाउ इट्स क्लियर टू बेटा, ये यस क्लियर सर। हो गया। ये हमने कंपैरिजन किया इन तीनों में, और ये मैंने डायग्राम के थ्रू कंपैरिजन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये था बेटा थ्री टाइप ऑफ रेडियस एंड हाउ दे आर मेजर्ड और हाउ दे आर कॉल्ड। अब हमें पढ़ना है इसका ट्रेंड, बट ट्रेंड पढ़ने के लिए आई एम ब्रेकिंग द क्लास हियर। फिर से आप रिज्वाइन करो बेटा, रिकॉर्डिंग ब्रेक कर दो आप।